Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Guys, आज हम करेंगे चैप्टर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स, डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पिछले लेक्चर में हमने डिमांड के बारे में करा था, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। अब जो हमारी मांग होती है ना, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ों पर, किसी न किसी तत्वों पर निर्भर करती है। यानी कि जो मांग फलन है ना, वो क्या बताता है कि जो मांग फलन है कि वो वस्तु की मांग और उसके निर्धारक तत्वों के बीच में संबंध को बताता है। यानी कि जो वस्तु की मांग है ना, वो किसी न किसी चीज से निर्धारित होती है। जैसे वस्तु की मांग उसकी कीमत से निर्धारित हो सकती है। अगर वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग ज्यादा की जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी मांग कम की जाएगी। इसी तरह से और भी कारक हो सकते हैं, जैसे इनकम कारक हो सकता है। जैसे उपभोक्ता की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा मांग करेगा। अगर उपभोक्ता की आय कम है तो वो कम मांग करेगा। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसी को ही हम मांग फलन बोलते हैं। यानी कि मांग फलन क्या होता है? मांग फलन मांग और इसके निर्धारक तत्वों के बीच में संबंध को दिखाता है। अब ये जो हमारे निर्धारक तत्व है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे मांग है वो दो तरह की होती थी। जैसे बाजार मांग होती थी और व्यक्तिगत मांग होती थी। इसी तरह से इसके फलन भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा बाजार मांग फलन, मीन्स मार्केट डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, व्यक्तिगत मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन क्या बताएगा आपको कि एक बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए जो मांग है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? ये हो सकता है प्राइस ऑफ एक्स। मान लो जो डिमांड फॉर एक्स है वो डिपेंड करेगी या वो रिलेट करेगी, वो फंक्शन होगी प्राइस ऑफ एक्स का, वस्तु की जो एक्स वस्तु है उसकी कीमत का। ऐसे ही प्राइस ऑफ आर, आर मीन्स रिलेटेड गुड्स, जो हमारी संबंधित वस्तुओं की कीमतों में चेंज आ जाए तो उसका भी हमारी एक्स की डिमांड पर असर पड़ेगा। इसी तरह से वाई, वाई मतलब यहाँ इनकम से हमने डिनोट किया है। यानी कि उपभोक्ता की आय में चेंज आने से उसका भी डिमांड पर असर पड़ेगा। इसी तरह से टी, टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो हमारी रुचियां हैं अगर उनमें परिवर्तन आ जाता है तो भी हमारा डिमांड में परिवर्तन आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन, यानी कि भविष्य में जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं एक सेंस हम बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के कीमतें भविष्य में कम होने की संभावना है तो अभी हम उसको कम खरीदेंगे, भविष्य में ज्यादा खरीद लेंगे। या फिर इंटरचेंज कर लो, उल्टा कर लो इसका, कि अगर हम ये देखें कि किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने के चांसेस हैं, भविष्य में कोई चीज बढ़ जाएगी, किसी की चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो हम उसे प्रचलित कीमतों पर ही ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा व्यक्तिगत मांग फलन है वो क्या बताता है? व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग और उसके निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को बताता है। मीन्स जो फलन होगा ना, वो हमेशा रिलेशनशिप बताएगा दोनों में, मीन्स वस्तु की मात्रा में और वस्तु के जो निर्धारक तत्व हैं उसमें। तो वन बाय वन इसको हम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जो हमारा व्यक्तिगत मांग फलन है वो किस पे डिपेंड करता है? वस्तु की अपनी कीमत पर। यानी कि अगर वस्तु की अपनी कीमत ज्यादा है, अन्य बातें समान रहने पर अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन हो जाएगा, राइट। अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और ठीक इसका उल्टा, अगर कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी एक्स वस्तु की डिमांड है वो डिपेंड करती है एक्स वस्तु की प्राइस पर। अगर एक्स वस्तु की प्राइस कम है तो उसको ज्यादा खरीदेंगे, एक्स वस्तु की प्राइस कम है तो ज्यादा खरीदेंगे, अगर प्राइस ज्यादा है तो कम खरीदेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित में जो उससे संबंध रखती हैं।
अब जो संबंधित वस्तुएं है ना, ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक होती है पूरक वस्तुएं। अब प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे चाय और कॉफी है, ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बॉल पेन और स्याही वाला पेन, इंक पेन, इनको भी एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। तो आपस में ये हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगी, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती हैं। तो अब ये कैसे रिलेट करते हैं, जो हमारी मांग फलन है उससे कैसे रिलेट करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है ना, तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है। ध्यान से सुनो, दो वस्तुएं चाय और कॉफी, एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ती है। अब जैसे चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, कॉफी, चाय की कीमत बढ़ी है तो लोग कॉफी की तरफ भागेंगे, क्योंकि चाय की तो बढ़ गई है। जिसकी कीमत बढ़ गई है उसको लोग कम खरीदेंगे। तो एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। चाय की कीमत अगर बढ़ रही है तो लोग चाय छोड़ के कॉफी की तरफ भागेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमें कीमत किसकी बढ़ा के दे रखी है, कॉफी की। तो उल्टा हो जाएगा कि अगर कॉफी की कीमत बढ़ रही है तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को पीना कम कर देंगे और वो कहाँ पर चले जाएंगे, वो चाय पीने चले जाएंगे। तो वो कॉफी के स्थान पर चाय का यूज करने लगेंगे। तो किसकी मांग बढ़ जाएगी, चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी जो रिलेशनशिप होता है हमारा डिमांड फॉर एक्स से, राइट। अब इसी तरह से बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है, मीन्स कंबाइनली उसको यूज करते हैं हम। जैसे कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो एक दूसरे के बिना दूसरी वस्तु का हम प्रयोग नहीं करते, मीन्स दोनों को मिलकर यूज करते हैं। जैसे पेन और स्याही है, अब पेन है उसके अंदर इंक नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, तो दोनों का साथ होना जरूरी है। इसी तरह से जो कार और पेट्रोल है, अगर कार है उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो फिर वो कार हमारे काम की नहीं है, तो दोनों मिलकर ही काम करेंगे। तो ऐसी चीजें जो मिलकर किसी वस्तु की डिमांड को पूरा करे वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। अब इनका क्या रिलेशन होता है कि एक की कीमत बढ़ जाए ना तो दूसरे की मांग कम हो जाती है। एक की कीमत बढ़ जाए तो दूसरे की मांग कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक है हमारा पेन, राइट। अब क्या होता है, पेन की कीमत बढ़ गई, पेन की कीमत बढ़ेगी तो हम पेन को कम खरीदेंगे। अब पेन को कम खरीद रहे हैं तो स्याही का भी ज्यादा यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर एक की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली मांग कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है वही पेन की कीमत के बारे में पेन की कीमत बढ़ती है तो पेन की मांग कम हो जाएगी और इसके फलस्वरूप स्याही की मांग भी कम हो जाएगी। ये इसका उल्टा लेके चल लेते हैं कि जो हमारा पेन है, पेन की कीमत अचानक से कम हो गई। अब कीमत कम हो गई तो उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो पेन की डिमांड बढ़ेगी तो फिर स्याही की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूरक वस्तुओं का भी जो हमारा रिलेशनशिप होता है DX से, डिमांड फॉर एक्स से। इसी तरह बात करेंगे उपभोक्ता की आय का, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जो उपभोक्ता की आय है ना वो भी मांग को प्रभावित करती है। अब उपभोक्ता की आय मांग को कैसे प्रभावित करेगी, सीधी सी बात है, उपभोक्ता की आय ज्यादा है तो वो ज्यादा मांग करेगा, उपभोक्ता की आय कम है तो वो कम मांग करेगा। अब डिफरेंट गुड्स के केस में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स को वो ज्यादा खरीदेगा, और इसी तरह से उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो घटिया वस्तुओं को कम खरीदेगा, है ना, क्योंकि वो बढ़िया वस्तुओं को खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो मांग है वो उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है। अच्छा, और मांग किस पर निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी रुचि और प्राथमिकताओं पर। अब क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवा की जो मांग है वो व्यक्ति की रुचि और प्रेफरेंस पर निर्भर करती है, उसकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। यानी हम कह सकते हैं, हम देखते हैं कि लोग
उनका फैशन क्या है, उनकी आदतें क्या हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, तो उन्हीं के अनुसार उनकी रुचियां और प्राथमिकता होती हैं। अगर वो विज्ञापन ज़्यादा देखते हैं, फैशन के प्रति ज़्यादा सचेत हैं, मौसम वगैरह या आविष्कारों से प्रभावित रहते हैं, तो ये सारी उनकी रुचियों और प्राथमिकताओं में आ जाती है। यानी कि एक उपभोक्ता उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा जिसमें उसकी रुचि ज़्यादा होगी, जिसको वो ज़्यादा प्राथमिकता देगा, तो उसकी मांग ज़्यादा करेगा। इसी तरह से अगर किसी उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु में कम हो रही है तो वो उसको कम खरीदेगा, किसी चीज़ को वो कम प्रेफरेंस दे रहा है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो सिंपली कह सकते हैं उपभोक्ता की जिस चीज़ में रुचि और प्राथमिकता ज़्यादा है वो उसको ज़्यादा खरीदेगा, जिसमें उसकी रुचि कम हो रही है वो उसको कम खरीदेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की मांग है वो रुचि और प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करती है, राइट। हम बात करेंगे संभावनाओं की, एक्सपेक्टेशन। अब क्या होता है कि अगर किसी उपभोक्ता को ये संभावना लग रही है कि आने वाले टाइम में भविष्य में कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना, उसने अभी से अनुमान लगा लिया कि इस चीज़ की कीमतें तो बढ़ जाएंगी, प्याज की कीमतें तो बढ़ जाएंगी, तो वो क्या करता है, वर्तमान में जो भी प्रचलित कीमतें उसी पर अधिक मात्रा खरीदना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर उसको ये लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत घट जाएगी तो वो वर्तमान में उस वस्तु की मांग कम कर देगा, बोलेगा छोड़ो, जब ये सस्ती होगी ना तब इसका यूज़ कर लेंगे, अभी ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें बताती थी कि जो व्यक्तिगत मांग है उन पर उनके कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। अब हम बात करेंगे बाजार मांग फलन की, यानी कि जो बाजार मांग है उनको कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित करते हैं। देखो, जो हमारा बाजार मांग फलन है ना, उसी के अंदर क्या आ जाता है, हमारा व्यक्तिगत मांग फलन। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड फॉर एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन। यानी कि ये जो पांचों चीजें हैं ना, हमने व्यक्तिगत मांग फलन में पढ़ी थी। तो जो बाजार मांग फलन है उनमें ये पांचों चीजें तो आएंगी ही आएंगी, इसके साथ कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु की जो बाजार मांग है वो विभिन्न निर्धारक तत्वों से संबंधित होती है, जिसके अंदर कुछ निर्धारक तत्व हमारे व्यक्तिगत फलन वाले ही हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास और भी तत्व हैं जो व्यक्तिगत मांग फलन के अलावा है। वो क्या है, हमारा एन। एन मीन्स यहाँ पर हमने लिया है पॉपुलेशन, जनसंख्या। यानी कि जो किसी वस्तु की मांग है ना वो जनसंख्या पर भी डिपेंड करती है, उस पर भी निर्भर करती है। अब कैसे करती है, अब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जो बाजार मांग है वो भी बढ़ेगी, और जनसंख्या किसी देश की कम होगी तो मांग भी वहाँ कम हो जाएगी। इसी तरह से जो जनसंख्या की रचना है ना उस पर भी मांग का प्रभाव पड़ता है। कैसे, अगर मान लो जनसंख्या के अंदर स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, जैसे स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ रही है तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी ना जिन्हें स्त्रियां ज्यादा खरीदती हैं, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका भी वो भी बाजार मांग का एक डेटर्मिनेंट है, वो भी इसका फलन है, उस पे मतलब मांग का असर पड़ता है। इसी तरह से हमारा सरकार की नीति, इसको हमने जी से लिया, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सरकार की नीतियों का भी मांग पर असर पड़ता है। अब क्या होता है, जब सरकार ये चाहती है ना किसी वस्तु की मात्रा को कम करना चाहती है तो वो उस पर टैक्स लगा देती है, ताकि टैक्स लगेगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी तो उस चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो उसकी कीमतें बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह सरकार की नीतियाँ भी रोल प्ले करते हैं किसी वस्तु की मांग को बढ़ाने या घटाने में। अब सरकार ये भी चाहती है कि किसी वस्तु की मांग को बढ़ाया जाए, तो वो क्या करेगी, उसकी कीमतों को कम करने के लिए उसको सब्सिडीज देना शुरू कर देगी। अब सब्सिडीज देना शुरू करेगी तो उसकी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वो भी मांग पर असर डालती है, मांग का निर्धारक तत्व है। उसके बाद हम बात करेंगे जलवायु और मौसम की। तो जो मांग है ना उस पर जलवायु का भी असर पड़ता है और मौसम का भी असर पड़ता है। कैसे, ऐसे जगह जहाँ पर ठंडी जलवायु होती है, ठीक है, वहाँ पर ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे ना जहाँ पर वो चीज़ यूज़ होती है। जैसे मान लो अब ठंडी जलवायु है तो वहाँ ऊनी कपड़ों की ज़्यादा मांग होगी। इसी तरह से जहाँ पर गर्मी का मौसम ज़्यादा रहता है वहाँ बर्फ़ की मांग ज़्यादा होगी, कॉटन क्लॉथ ज़्यादा बिकेंगे।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौसम और जलवायु का भी मांग पर असर पड़ता है, वो भी एक इसका डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से आय का वितरण, अब जो बाजार मांग है उस पर समाज के आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो, आय का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है, समान है, तो मांग ज्यादा की जाएगी, और जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन असमान है, इक्वल नहीं है, तो वहां पर मांग कम होगी। अब जब असमान है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग तो धनी होंगे और ज्यादातर लोग निर्धन होंगे। अब ज्यादातर लोग निर्धन हो जाएंगे तो बाजार की मांग कम हो जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन तो निर्धन वाली है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो आय का वितरण है, इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या होगा, वो अगर इक्वल है तो डिमांड ज्यादा होगी, अनइक्वल है तो डिमांड कम होगी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।